अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन तो चलें किसी तरह गुजर गया, लेकिन कल का दिन बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। आज गवर्नमेंट की तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी पेश किया गया और जो एक्सपेक्टेशंस थी तकरीबन वहीं पर ही नंबर्स हमें नज़र आए। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब हत्ती उल इम्कान कोशिश करते रहे कि ये साबित करें कि पिछले एक साल बहुत कुछ बेहतर हुआ, लेकिन जो नंबर्स हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई का ग्राफ बढ़ा, ख़ास तौर पर जो मई का महीना था वो बड़ा ही मुश्किल आवाम के लिए साबित हुआ। फिर बेरोज़गारी में भी बड़ा इजाफा हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो एग्रीकल्चर में जो टारगेट्स रखे गए थे वो अचीव हो सके, ना इंडस्ट्रीज़ को लिए जो रिलीफ रखा गया था उससे कोई फ़ायदा हुआ, ना हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई ख़ास कारकर्दगी हम दिखा सके। ले दे के एक सर्विसेज का सेक्टर था और इसके अलावा कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स या कहा जाए कि जो मुख्तलिफ ऐसे लोग थे या यंगस्टर्स थे जो कि फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे थे, उनका कुछ इनपुट ज़रूर रहा, लेकिन बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट वो तमाम चीज़ें अचीव नहीं कर सकी जिसके बारे में तवक्कात थी। हालांकि पिछले साल ये कहा जा रहा था कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। हमने फिर इसके लिए एक तौजी ये भी दी कि जो ईरान और अमेरिका की जंग है इससे हमारे बहुत से टारगेट्स अचीव नहीं हुए। ये गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त दो बड़ी चीज़ें हैं। क्या हम इन्फ्लेशन को कम कर सकेंगे अगले माली साल में? हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर सकेंगे? एग्रीकल्चर को क्यों हमने इतना नज़रअंदाज किया है पिछले एक साल में? इंडस्ट्रीज़ को हमने क्यों नज़रअंदाज किया? और सबसे बढ़कर ये कि हम जो हमारा यूथ है जिसका एक बड़ा नंबर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जो बेरोज़गारी के बैगेज में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इस बजट में अवाम के लिए और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बढ़कर ये कि जब IMF की जो तलवार है वो भी हमारे सर पर मौजूद है। हम आज प्रोग्राम के पहले डिटेल्ड हिस्से में इसी के ऊपर बात करेंगे कि कल का दिन तो कैसा होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस कितने मौजूद हैं टेबल के ऊपर, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में तफसीली इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इकॉनमी के एक्सपर्ट भी हैं अशरफ मलगम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना आतिफ साहब, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इकॉनमी के हवाले से और खास बजट के हवाले से हमने इनको खास तौर पर इनवाइट किया है। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, सर आपकी इजाज़त से मैं बेग साहब से शुरू करना चाहूँगी। बेग साहब, सर इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई, नंबर्स भी आ गए, डिस्कशंस भी चैनल्स पर हो रहे हैं, लेकिन सर क्योंकि आपकी पार्टी गवर्नमेंट की अलाई भी है और अभी रिसेंटली जरदारी साहब की आपकी वज़ीर आज़म साहब की एक बड़ी प्रोलॉन्ग मीटिंग भी हुई, ऑब्वियसली उसमें इकनॉमिक नंबर्स तो डिस्कस हुए होंगे, लेकिन सर इससे क्या कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती थी गवर्नमेंट? यानी आपके ख्याल में अगले बजट में गवर्नमेंट के पास चॉइसेस ही कितनी लिमिटेड हैं कि वो आवाम के लिए कुछ पेश कर सके? देखिए, दो तीन सवाल आपके बड़े अहम हैं सना। पहली चीज तो ये है कि ध्यान में रखें कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें उनकी शराइत है रेवेन्यू कलेक्शन की, एक्सपेंडिचर्स की या GDP की, रेवेन्यू FBR की जो कलेक्शन है उन सब की। लिहाजा हम इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हमें उस प्रोग्राम की जो शराइत हैं उनको भी इनकॉर्प करना है, वो रेवेन्यू टारगेट्स और दूसरे माशी हदायत भी हासिल करने हैं और उनको मुतमईन हमने रखना है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि ये जंग का जो है ये ईरान की और इसराइल की जो हुई है इससे भी एक इम्पैक्ट तो आया है कि इंश्योरेंस बढ़ गए, फ्रेट बढ़ गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। फिर दूसरे जो छुरी चलाई वो PDL की थी तो 80 रुपए कहा था, IMF ने 117 रुपए पर लीटर पे हम पहुंच गए और वो भी लगाते चले जा रहे हैं। इस साल 1700 अरब रुपए वसूल हुए हैं। 2 सालों में PDL 2700 अरब रुपए वसूल किया है। ये सबसे बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो हासिल किया गया है, ठीक, रेवेन्यूज के अलावा। तो हदायत पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर की बुरी परफॉर्मेंस रही है, हमारी क्रॉप पिट गई। हमारी जो कॉटन की क्रॉप थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जो 13 मिलियन बेल होती थी वो 6.5 और 7 मिलियन बेल के आगे बढ़ गई। इसके माने आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर
फॉरेन रिजर्व्स पे दबाव आएगा। अच्छा बेग साहब, ये इन नंबर्स के ऊपर ना थोड़ा सा मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन अशरफ साहब सर, क्योंकि आपने भी वो इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा सारा और तमाम चीज़ें, आपके ख्याल में ये जो नंबर्स हैं इसमें से 70% नंबर्स हम हर साल ही अचीव नहीं कर पाते, मतलब हर साल ही हम यही बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इवैल्यूएट अगर करें तो क्या पिछले एक साल में उन्होंने पुअरली परफॉर्म किया, या फिर चैलेंजेस ही ऐसे थे कि इससे बेहतर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती थी? सर इस पे मैं नंबर्स पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तब बहुत सारा तो बेग साहब ने भी नंबर्स बता दिए हैं, सारे आपके सामने होते हैं कि आपका कम ग्रोथ कहते हैं टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, आपका एग्रीकल्चर का टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, आपकी पॉवर्टी में इजाफा हुआ या कमी हुई, इजाफा हुआ, आपकी इन्फ्लेशन में कमी हुई ज़्यादा हुई, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है? अब नंबर सारे बज़ाहिर गवर्नमेंट के ठीक हैं, लेकिन इकॉनमी चौक हुई पड़ी है। मार्केट में जाके मजदूर से लेके मिल मालिक तक पूछ लें, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान है, दुकानदार परेशान है, खरीदने वाला परेशान है, फैक्ट्री वाला परेशान है, और गवर्नमेंट में पता नहीं कहाँ से सारी अच्छाई है। आज हमारे कोलीग हैं, उन्होंने सवाल पूछा क्यों हर साल टारगेट पूरा नहीं होता, उन्हें उस सवाल का जवाब चेयरमैन हबिया ने नहीं दिया, उस रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया कि तुम उसके साथ मिलके सवाल पूछ। सीधा सवाल था कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट हर साल क्यों नहीं पूरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसका इतना लंबा जवाब दिया, उनको टाइम भी मिला बोलने का नेशनल टीवी पे आके लाइव, उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया कि आप उसके कहने पे उसके साथ। हालांकि इज अ वेरी गुड रिपोर्टर माशाल्लाह, एक्सीलेंट रिपोर्टर, कोई बंदा उनकी लॉयल्टी को, जो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल्टी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। बेग साहब सॉरी मादरत के साथ, आप हुकूमत की वो गर्लफ्रेंड है जो सारा दिन उसको गालियां देती है, शाम को जाके मर्जी के गिफ्ट लेके गुडी गुडी हो जाती है। तो यही बातें आप उन्हीं कमेटियों में बैठ के किया करें। नहीं करती तो है पीपल्स पार्टी, वैसे अभी उस डिस्कशन के ऊपर मैं आऊंगी, लेकिन क्या होता है, हाँ, जो गवर्नमेंट कहती है वो होता है, जो गवर्नमेंट कहती है वो होता है। अच्छा बाहर बोलने का बेग साहब नहीं फायदा, उन कमेटियों में नहीं हुआ। सोलर पैनल पे फिर हमारा पेज पड़ गया था, वो 18% कर रहे थे, हमने नहीं बढ़ाने दिया, आईएमएफ से भी एग्री कराया। आईएमएफ तो सर, आईएमएफ अच्छा ये बड़ा सरप्राइजिंग है सर कि आईएमएफ पे बेग साहब बहुत स्ट्रांग व्यू है। आईएमएफ हमारे सर पे लटकती तलवार नहीं है, आईएमएफ इस हुकूमत ने अपने सर पे शील्ड ली हुई है कि आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने तो आईएमएफ के हाथ है। लेकिन हम इतने दिनों से वर्चुअल मुज़ाकरात तो उनसे कर रहे हैं, आपके हाथ किसने बांधे हैं? आईएमएफ आपके पास आया था, आप आईएमएफ के पास गए थे। बेग साहब जब आपने चीनी एक्सपोर्ट करनी थी, उस पे गवर्नमेंट ने, आपका नाम तो मैं नहीं लेता, आपकी तो इत्तेहादी है, जब पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट करके क्राइसिस पैदा किया गया, आईएमएफ से पूछा था इनको सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी, आईएमएफ ने हमारी अपनी न्यायालय थी, वो हम अपने मना किया था। कमेटी मैं ही चेयर कर रहा था और मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डीरेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर इज द ओनली। सर मुझे बात पूरी कर लेने दें। आपने सब्सिडी देते वक्त आईएमएफ से पूछा? नहीं पूछा। जहां जरूरत होती है बिल्कुल नहीं पूछते, जहां कवर लेना होता है आवाम का, वहां आईएमएफ का नाम ले लेते हैं, हाँ। वहां आईएमएफ आ जाता है। अच्छा दो तीन चीजें और भी हैं, लेकिन मैं आतिफ साहब को भी जरा शामिल करना चाहूंगी। आतिफ साहब, एक तो एक बड़ा इशू ये है कि पीटीआई कमेटियों में मौजूद नहीं है, जो कि होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक होना चाहिए। चले, लेकिन ये एक गलत डिसीजन है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपका डिसीजन है वो चले, आप लोग उसको ओन करते हैं, लेकिन इस बजट के टाइम जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट आज भी ये बात कर रही थी कि जी देखें आप लेजिस्लेशन के लिए रुकावट ना पैदा करें। ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर गालिबन कि जो मामूलात हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, अपोजिशन अपना जो भी किरदार अदा करना चाहती है करे। लेकिन आपके ख्याल में इस बजट में ये जो अब आना है, एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब अपोजिशन किस तरह डील करेगी? देखिए डील हमने तो नहीं करना, डील तो पाकिस्तान के जिन पे ये जो रिजेक्टेड हुकूमत है, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है, ये तो कोई लोगों के वोटों से तो नहीं है, और वो नज़र भी आ रहा है, तो इन्होंने करना है। तो आज इन्होंने ये जो इकोनॉमिक सर्वे छापा है, वैसे तो ये इसके अंदर मैंने इसको देखा है, इसके अंदर इतनी एनामलीज हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ सच भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये टारगेट से हम अचीव नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, देखें जी, आप टारगेट देखें, ये पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट 4 ईयर एवरेज ग्रोथ है, 2.3% है जो 4 सालों की, और वो भी मैं हुकूमत के नंबर पे जा रहा हूँ। अच्छा मैं आतिफ साहब सर, मुझे सेकंड राउंड लेने दें, मैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है। बेग साहब सर, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अपोजिशन की अपनी भी ओपिनियन है, और वो ऑब्वियसली उसको कंपेयर करते हैं जब पीटीआई का दौर था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी दौर रहा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो ये बात जो हमारे वजीर ख़जाना है उन्होंने पहले ही कही थी कि जी अगले साल, जब मुझे याद है कि जो दिसंबर से पहले का टाइम था उसमें उन्होंने कहा था कि जून में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अचानक जब ये ईरान और अमेरिका की वॉर हुई तो उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बढ़े, फिर हमने लेवी के ऊपर इतना टैक्स, अवाम ने खून पसीने का अपना जो है वो दिया गवर्नमेंट को।
ابھی یہ جو نئی ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں جی تھوڑا سا ریلیف ہم دیں گے, انڈسٹریز کو تھوڑا بہت ریلیف دیں گے, ہم ایکسپورٹ پہ کام کریں گے. سر لیکن یہ تمام چیزیں دینے کے باوجود بھی وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو پاتے. اب اگر میں بات کروں چھوٹی سی کہ وہ جو کاروباری طبقے کے لیے انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس میں لوگ آئے نہیں, رجسٹر نہیں کیا اپنے آپ کو. تو ایسے پروڈکٹس لانے کا کیا فائدہ ہے جس کا نتائج آپ کو نہیں مل رہے گورنمنٹ کو؟ یہ آپ نے بڑے اچھے اور کنسرن سوال پوچھے ہیں, میں ان تینوں چاروں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے انسینٹیوز لا رہے ہیں یہ, اور اس میں انہوں نے E7 کا تھا جو ایک ایریٹینٹس اس کو دور کیا ہے, کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس کم کر رہے ہیں سیل پرچیز آف پراپرٹی کے اوپر, اور یہ چاہتی ہیں کہ کنسٹرکشن میں ایک بوم آئے. اور میں نے بھی اپنے دونوں کمیٹیوں میں, کامرس کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنینس میں یہ کہا کہ جی جو گلف ممالک میں کنفلکٹ ہے, جو وہاں ٹینشن ہے, لوگ پاکستانی جو پیسے اپنے لے گئے تھے چاہے امن امان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی, وہ واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو خدا را کو دروازہ کھول دے ان پیسوں کو آنے کا. دروازہ نہیں کھول رہے تو کھڑکی کھول دے کم از کم, تاکہ وہ پیسے آئیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس فارن ایکسچینج کی جو یہ باہر لے گئے. تو اس کے اوپر ایمنسٹی تو اب دی جا نہیں سکتی, IMF نام سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہم مختلف RDA کو ریلیکس کر کے تھوڑا ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بھی کچھ پروویژن کریٹ کر کے پیسے لا سکتے ہیں اور خاطر خواہ رقم پاکستان آ سکتی ہے. سیلری کلاس کے ٹیکسوں میں مار کے ان کو ختم کر دیا ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں اورنگزیب صاحب مجھ سے کہ یار اور برڈن ہے, بالکل ٹھیک. اچھا اس کو کم کریں, اور اس بار آپ دیکھیں گے بجٹ میں کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف نظر آئے گا, کچھ نہ کچھ. سر بس میں بیگ صاحب کچھ نہ کچھ سے واپس آتی ہوں آپ کے اوپر. اشرف صاحب سر یہ کچھ نہ کچھ جو ریلیف ہے اس امید میں سالوں گزر گئے, آپ نے بھی گزار دی اور ہم نے بھی, لیکن پریکٹیکلی آپ کا اپنا صحافتی تجزیہ کیا کہتا ہے سر کہ کچھ تو گورنمنٹ چاہے گی کہ ہم کچھ تو اچھا دکھائیں مطلب لوگوں کو, اور ویسے یہ اس مفروضے میں کتنی صداقت ہے کہ یہ والا جو بجٹ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ 5واں بجٹ ہے, تو کچھ تو ان کو پرفارم کرنا ہے. سنا دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر گورنمنٹ کنٹینیوٹی مانگتی ہے, ہونی بھی چاہیے. اب اس حکومت کو پریکٹیکلی آفس میں 4 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, PDM کا ٹرنیور بھی ہوتا ہے. دوسرا 2 چیزیں میں مرزا صاحب ایگریکلچر کے حوالے سے عرض کروں گا. کاٹن کا ایریا جس سے آپ کا بھی تھوڑا سا ذاتی انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, 50% ریڈکشن ہوئی ہے ہمارے کاٹن گروئنگ ایریا میں. جی ہماری حکومت نے 50% کاٹن گروئنگ ایریا کو کم کیا. اب ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اپنے شوگر کین سے. ٹھیک ہے سر, وجہ شوگر کین ہے جس میں حکومتی اعلیٰ شخصیات کے نام آتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ہاں دوسرا پنجاب میں جو 2 سال سے ہم نے کیا گندم والوں کے ساتھ, اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس طرح یہ ہوگا, ہم گندم بھی درآمد کریں, وہ تو بیچارے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. اس سال گندم حکومت امپورٹ کرے گی. یسرت گیلانی صاحب ایز پرائم منسٹر ایک بڑی کام کی بات کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے کسان کو پیسہ دینا ہے, ہماری مجبوری ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا کہ پاکستانی کسان کو پیسہ دینا کہ باہر کے کسان کو پیسہ دینا ہے. پھر اس پارٹی کا میں زیادہ تعریف نہیں کرتا, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے کسان کو پیسہ دیا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلا, PTA نے بھی دیا, PTA نے کسان کو پیسے پہنچائے, پھر اس پارٹی نے پہنچائے, گندم کے ڈھیر لگ گئے, سنبھالی نہیں گئی. اب غلطی نہیں ہوئی, پھر انٹینشنلی کیا. نہ یہ ہولڈنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. سستی گندم خرید کے مہنگی گندم 2 سال بکی کہ نہیں بکی. کسان سے سستی گندم خریدی گئی, کیا اربن پاپولیشن کو سستی آٹا ملا؟ نہیں ملا. اس سال 3400 روپے من پنجاب میں کسان سے گندم خریدی جا رہی ہے, مارکیٹ میں 45 روپے من تک. وہ غریب 45 روپے نہیں بیچ سکتا, پولیس پکڑ لیتی ہے خریدار کو بھی, بیچنے والوں کو بھی. زبردستی 3400 روپے من خریدی جا رہی ہے. کیا اربن پاپولیشن کو 3400 روپے من ملتی ہے گندم؟ نہیں ملتی. یہ اس میں بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا ہے. اب 3400 روپے خرید کے جو 7-8 روپے من بیچیں گے, اس لیے ایگریکلچر ٹیکس طبقہ بیگ صاحب ٹیکس نہیں دیتا. وہ تو بیچارے ان کی انکم ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ٹیکس دے سکیں. دوسرا آخری سوال آپ نے بھول گیا, کیا پوچھا تھا؟ بالکل میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ اس مرتبہ کیا اچھا کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے جو پلان کیا ہوا ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. ایک تو بیگ صاحب کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تھوڑا سا ریلیف آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. سپر ٹیکس شاید 1% یا کم از کم 0.5% کم ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کو ریلیف مل چکا ہے. انہوں نے وہی جو کرنا ہوتا ہے نا کر گزرتے ہیں تھرو
कोर्ट्स 7E सेक्शन रियल एस्टेट सेक्टर की ख़त्म करवाया है गवर्नमेंट। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कुछ लोग उल्टा राग़िब करने की उल्टा उनको कंडेम कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगा के। हुकूमत वाले कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, तो 45-45 सीसी की 3-3 4-4 गाड़ियाँ में सफ़र करते हैं, इनको क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से? तो आम लोगों की बात ही होगी, बिल्कुल। इनको क्या परवाह मेरा पेट्रोल कितना है, गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, अशराफियाँ हैं सारी जी। तो इसलिए तीसरा रिलीफ इनको जो एक अच्छी चीज़ भी गवर्नमेंट की हो रही है, तनकीद नहीं करनी चाहिए, सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ मिल रहा है। ओवरऑल रिलीफ जो अभी तक के हमारी इतलात के मुताबिक मिलेगा टैक्स रिडक्शन की सूरत में, वो तकरीबन 50 अरब रुपए का रिलीफ सैलरी क्लास को गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अगर कल के बजट प्रपोजल का हिस्सा हो गया, आज की रात इनके IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे आपकी बात सुन के ज़्यादा तो मायूसी ही हुई है, लेकिन चले आतिफ साहब, सर आपके ख्याल में एक तो चीज़ ये कि वैसे तो आप KP को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला KP में भी बजट के हवाले से हो रहा है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉलिटिकल कमेंट कि आप लोग कैसे टैकल करेंगे अपने नाराज़ अरकान को। दूसरा, ये जो CM KP फरमा रहे थे कि जब यहाँ बजट आएगा तो हम यहाँ भी आके सिट इन करेंगे, तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी यही होगी कि पार्लियामेंट से बाहर रहकर अपना प्रोटेस्ट किया जाए, आवाम की आवाज़ उठाई जाए, या फिर आप पार्लियामेंट फ्लोर को भी फाल रखेंगे? अच्छा, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहला तो ये कि ये जो KPK के अंदर जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि नाराज़ जो MPs हैं, देखें आप जब बजट आएगा तो वो सारे वोट करेंगे, उसके ऊपर वोट करेंगे, दे विल फॉल इन लाइन। तो वो इशू खान साहब से मुलाकात उनकी बेसिकली डिमांड है, आई थिंक। नहीं, उनकी डिमांड नहीं, उनकी वो डिमांड ये कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई जब तक तहरीक नहीं चलाई जाती तब तक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसका भी कोई हल निकल आएगा। पेट्रोलियम लेवी का मैं आपको बता दूं, 2 सालों में 2700 अरब रुपए, अगले साल इंशाल्लाह 1727 अरब रुपए आएंगे PDL से। सब तैयारी करें। मुझे बात करने दें, ये तो हमारे ये मसला ये है कि दरमियान में ये सारे फैक्ट सबको पता है, बात जरा करने दुखी है जो बयान कर रहे हैं। जी देखिए, नहीं दुख है तो यहाँ मैं तो भी कर ले। मेरा ये है कि देखें, इस 1700 अरब रुपए इस साल उन्होंने इकट्ठा करना है, 1500 अरब रुपए उन्होंने इस साल इकट्ठा कर लिया था, 200 अरब रुपया ये पेट्रोलियम लेवी थी 2022 के अंदर, तो आपने 7 गुना बढ़ा दी, 117 रुपए। और आपको पता है 65% हमारे यहाँ जो पेट्रोल यूज होता है वो मोटरसाइकिल वाला यूज करता है। इसका मतलब ये कि आपने कम से कम उसकी जेब से सिर्फ पेट्रोल आपने 1100 अरब रुपया, रफली 1500 का 66% तो वही बन जाएगा। उसके अलावा सैलरीड क्लास को देखिए, आखिरी तरह जब ये स्लैब रिवाइज हुए तो वो 2017 में रिवाइज हुए थे, जब डॉलर 100 रुपए का था, जब महंगाई इससे तकरीबन 3 गुना कम होएगी, तो 6 लाख रुपया आपकी जो टैक्स फ्री इनकम वो 6 लाख थी। हमने ये प्रपोज किया है कि कम से कम आप इसको 12 से 15 लाख टैक्स फ्री इनकम करें। तकरीबन इन्होंने 4 हज़ार अरब इन्होंने सेल टैक्स से इकट्ठा कर लिया। ये 95 नहीं, मैं कहता हूँ कि 96-100% टैक्स, अगर FBR ना हो तो वो टैक्स, क्योंकि सारा टैक्स आप विद होल्डिंग या एट सोर्स काट लेते हैं। FBR की अपनी क्या कारकर्दगी है, और इसकी जिम्मेदार FBR नहीं है, FBR तो है ही है। जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान अशराफिया है, जो इस मुल्क को पिछले 4 साल से और 40 साल से सिर्फ PTI ने सिर्फ 40 माह हुकूमत की है, ये बात आप ना भूलें। ये तो हर प्रोग्राम में ऐसे शुरू होता है जैसे PTI ने 40 साल हुकूमत की है और ये इनकी पहली बारी है। नून लीग की पंजाब और वफाक के अंदर ये 12वीं दफा है। बेसिकली तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है ना, और सिस्टम के जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, जो दांडी से आते हैं, वो क्यों सिस्टम को ठीक करेंगे? मसला तो ये है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये रिफॉर्म्स की जो बात है, आई थिंक इस पॉइंट से तो हम भी एग्री करते हैं कि FBR रिफॉर्म्स के ऊपर हर साल डिबेट होती है, हर जो मीटिंग होती है IMF की उसमें डिबेट होती है, लेकिन कभी भी ये रिफॉर्म्स हो नहीं सके और सही मायनों में उसको दोबारा से एक बेहतर अदारा बनाने में कामयाब कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, राना मेहमानों का एक छोटा सा वक्फा, और जहां हमने नए बजट के बारे में तफसीली बात की है, वहीं एक छोटे से वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है और जो एक अवामी एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ इकॉनमी के ऊपर तफसीली हमने बात की है, तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस वक्त जो मसला चल रहा है उस पर भी बात बड़ी ज़रूरी है। एक तरफ हुकूमत हमारी वफाक की हुकूमत, और वहाँ आज़ाद कश्मीर की मुकामी हुकूमत जो कि बारहा वहाँ जो सो कॉल्ड अवामी एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर पिछले चंद माह से ड्रामा रचाया जा रहा है, ना सिर्फ उन लोगों के जो मुतालबात थे उनको सुनती आई, मुज़ाकरात करती आई, बल्कि हमने देखा कि तवातुर के साथ हमारे वफाक ने जो उनकी दरीना डिमांड्स थी, जो कि गंदम के रेट्स के हवाले से थी, जो कि बिजली की कीमतों के हवाले से थी, उन तमाम डिमांड्स को फुलफ़िल किया। बल्कि उसके बाद जो 38 डिमांड्स मज़ीद रखी गईं, उसमें से भी तकरीबन 99% यानी कि 37 जो डिमांड्स थी उनको एड्रेस कर दिया गया। लेकिन वो जो मुतालबात हैं ना, तो वो ख़त्म हुए हैं, और जो जिस तरह इंतशार
वहाँ पर फैलाया जा रहा है, आवाम को जिस तरीके से वहाँ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, सिस्टम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उससे बड़ी हद तक ये अंदाज़ा होता है कि अज़ाइम कुछ और हैं, मकासद कुछ और हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ ये भी बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत फिर भी ये चाहती है कि अगर ये अवामी एक्शन कमेटी सो कॉल्ड अगर कोई अवाम के हुकूक के लिए आगे चलकर उनकी अलमबरदार बनना चाहती है तो फिर इलेक्शंस में आए। अगस्त में इंतखाबात होने हैं और इलेक्शंस में आने के बाद एक पार्टी की सूरत में अवामी मुतालबात को आगे लेकर चले, लेकिन उससे भी ये कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे इसको किस तरीके से लेके चला जाएगा और गवर्नमेंट के पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर से ही सीखदान भी हैं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार अतीक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार अतीक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। इतने दिनों से ये जो सरदार साहब चल रहा है वहाँ पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है वो जो कुछ कर रही है और फिर बातचीत के लिए भी बड़े अदवार हुए, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या असल मकसद अवामी मुतालबात को फुलफिल करना है जिसके नाम के ऊपर एहतजाज हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो 2023 से ये सिलसिला अवामी एक्शन कमेटी के नाम से शुरू हुआ और बाद में फिर उन्होंने इसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में तब्दील करने का ऐलान किया और ये मुतालबात शुरू किए, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने 3-4 मौक़े दरमियान में ऐसे पैदा हुए कि उनके जितने भी मुतालबात थे तो बहुत जोर लगा के उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ बैठना और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ बैठना, तो हाईएस्ट लेवल पे कोशिश रही और उनके मामलात और मुतालबात जो हैं वो मानते गए। सितम ये हुआ कि शुरू हुए थे 3-4 मुतालबात से, बिजली पानी आटे की कीमतों से जो माने गए, उसके बाद फिर इजाफा कर दिया उनने उस मुज़ाकरात के बाद, फिर वो माने गए, फिर 10, 12, 15 पे आए, फिर वो माने गए, फिर 15, 20 पे आए, वो माने गए। इससे पिछली जो हड़ताल जो उन्होंने मुजाहरा किया उसमें बहुत पुरतशद्दुद वाक़ात हुए जिसमें 15, 16, 17 इंसानी जानें गई और 174 जैसे ज़ायद FIR हुई। FIR की अनऑफिशियल तादाद इससे भी ज़्यादा हुई शायद, लेकिन ये रिकॉर्ड में थी। ये भी जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इतनी कंसेशन दी, इतना स्पेस दिया जो बिल्कुल दिया नहीं जा सकता, इंसानी दुनिया में मुमकिन नहीं है। वो सारी बातें मानने के अलावा ये भी तय किया कि ये 15-16 आदमियों के कत्ल की FIR जो है इनको भी फ्रीज करते हैं और 174 जो FIRs हैं उनको भी सस्पेंड करते हैं और आप ये मामला ख़त्म करें और इस तरह। लेकिन अब की बात जो निकले हैं चंद हफ्ते पहले, तो वो 38 उनके पॉइंट्स थे, उसमें से 35 निकात हुकूमत पाकिस्तान ने मान लिए और मुश्किल थे, आसान थे। मैं उस पर बार बार तबसरा नहीं करता। मेरे नज़दीक वो ऐसी कंसेशंस थी कि बिल्कुल देने वाली बात दफा नहीं होती, लेकिन इस सारी बात के बावजूद जब आप बिजली आज़ाद खीरे पैदा करते हैं तो आप कहेंगे सस्ती अच्छा, दें। अतीक साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन ये बताएगा, आपने दुरुस्त कहा कि तकरीबन 38 में से 33 मुतालबात फिर भी मान लिए गए, यानी देखा जाए तो तकरीबन 90% मुतालबात उनके हमेशा माने गए जब भी नए मुतालबात आए। लेकिन अब इस मरतबा जो एहतजाज हो रहा है, एक तो वो कुछ ऐसी चीज़ों की भी डिमांड कर रहे हैं जो कि आइन के थ्रू ही मुमकिन है, जैसे महाजरीन की नशिस्तों की बात कर रहे हैं। फिर जिस तरह असम्बली फ्लोर के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जी वो तो ये कह रहे थे कि कश्मीर के हवाले से भी जो एक पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है उस मौक़िफ़ में भी तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में सर, अगर वो वाकई कश्मीर की आवाज़ हैं तो वो एक सियासी जमात बनाकर इस आवाज़ को ऐवान में ले आए कश्मीर के और फिर करवा लें लेजिस्लेशन, वो ऐसा करने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए 38 में 33 नहीं, मैं करेक्ट करता हूँ, 38 में से 35 की नोटिफिकेशन हमने इकट्ठे बैठ के डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने 35 नोटिफिकेशन दिखाए हैं, 38 में से 35 उन्होंने पूरे कर दिए। अब ये जो मुतालबात हैं इनके बारे में तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने और बहुत खूबसूरती के साथ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी बड़ी अच्छी तरह सुनने वाली और उनको समझने की ज़रूरत है। और ख़ूबसूरत बात की ख्वाजा साहब ने कि ये मामला कोई 50-60 लाख इस तरफ के कश्मीरियों का या 1 करोड़ इस तरफ के कश्मीरियों का नहीं है। ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है, जो पाकिस्तान के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ का मामला है, जो आलमी करारदादों का मामला है और जो कश्मीरियों के, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादत से जुड़ा हुआ है। उस मामले पर
फौरी तौर पर मसला कश्मीर के हल होने से पहले आप आइन साजी भी नहीं कर सकते, कानून साजी भी नहीं कर सकते, और कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको तब्दील भी नहीं कर सकती। वो है माजरी जम्मू और कश्मीर के लिए वोट का हक और उनकी सीटें और उनकी मौजूदगी असम्बली के अंदर। तो ये जो है इसका ताल्लुक बैन अवी करारदाद के साथ है, हक खुद इरादियत के साथ है। आप घर में अगर एक तबके को डिफ्रेंचाइज कर दें और वोट के हक से महरूम कर दें, तो आलमी सतह पर आप जो एक्सटर्नल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो कैसे मांग सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। और आपके आलमी मुकदमे की बुनियाद ही उखड़ जाती है और हिंदुस्तान कल कहेगा जी कि चलिए ये मुकदमा पाकिस्तान पीछे हट गया। तो ये काम देखिए हिंदुस्तान ने किया, आप उसको कंडेम करते हैं, इलाकों को इसमें छेड़ा आप कंडेम करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन बहरहाल बहुत स्ट्रांग है, बहुत साउंड है, और वो इस बात पर सख्ती से कायम है आलमी सतह पर कि हम न कश्मीरियों के इलाके को छेड़ते हैं, न आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाते हैं, न उन्होंने कहा कि हम अक्सा चीन के मामले में जब किया फील्ड मार्शल ने तो उन्होंने कहा कि क्लास 5 कह दिया है, इस इलाके का हतमी फैसला मसला कश्मीर के हतमी हल के साथ कश्मीरी क़यादत करेगी, वो भी उन्होंने किया। और अभी वो ये कह रहे हैं कि हम किसी सतह पर भी कश्मीरी के हक पर कंप्रोमाइज नहीं करते। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि 3 जंगें लड़ी, हम 13 जंगें और लड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में पाकिस्तान को ऐसी बात पर मजबूर करना, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये तो दुरुस्त है, लेकिन सरदार अतीक साहब ये तो आपने बिल्कुल सही बयान किया है जो इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन देखें जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उससे आम जो आज़ाद कश्मीर का शहरी है वो मुतासिर हो रहा है ना। वो पंप्स बंद कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दुकानें अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट अभी भी मतलब एक बहुत खुले दिल के साथ ये कह रही है कि आए बैठें बातचीत करते हैं, आप अगर आईनी तरह हैं तो आप सियासी जमात बनकर ऐवान में आ जाएं। तो आपके ख्याल में वो सियासी जमात बनकर अगर ऐवान में आ जाएं तो कर लें जो तरमीम उन्होंने महाजरीन की नशिस्तों पर करवानी है, जो आइन में करवानी है, जो हलफ बर्दारी में करवानी है। आप खुद सियासी जमात के सरबराह हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्यों इससे कतरा रहे हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुसलसल ख़राब होती जा रही है। हमारी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, मासूम और बेगुनाह शहरी वहाँ मौत का शिकार हुए हैं। मुझे और सारे कश्मीरी कौम को उस पर दुख है, शदीद दुख है, और हम दुआ गो है कि आने वाले दिनों में मजीद कोई इंसानी जान, कोई मासूम जान नुकसान न हो, कोई खून का कतरा भी ना गिरे, लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो, प्रॉपर्टी है, लोगों की इज्जत आबरू है, जान माल है, सब महफूज रहे। लेकिन जो बात आपने कही वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। वो आज़ाद कश्मीर को पॉलिटिकल प्रोसेस से डिरेल करना चाहते हैं। फैसल राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने घर जाके दावत की, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो, उन्होंने कहा हम आल पार्टी को नहीं मानते। असेंबली में सारी मुत्तफिका करारदाद हुई, उन्होंने कहा हम असेंबली को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने कहा हम सारे इदारों को नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं। लेकिन ये बंदूक हाथ में लेके हम सब की कनपट्टी पर, आइन और कानून की कनपट्टी पर बंदूक रखे फैसले करवाने का जो कल्चर है, इसका कश्मीर मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत पुराना इलाका है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एब्सोल्युटली बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये रियासत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। अगर आप वाकई आवाम की सबसे पसंदीदा जमात बन सकते हैं तो फिर आएँ, आइन के तहत अपनी सियासी जमात को लेके आएँ, सिस्टम में आएँ, और सिस्टम में आके जो तब्दीलियाँ आप करना चाहते हैं आवाम के वोट पर आप ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी हद तक दुरुस्त फरमा रहे थे कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो रियासत की रेट के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कि कभी भी रियासत अफोर्ड नहीं करना चाहेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि वफाक में जहाँ बहुत सी सहूलियात की बात की जाती है, वहीं सेहत कार्ड के नाम के ऊपर सर दराज से एक ऐसी फैसिलिटी फराहम की जा रही थी जिसमें आम लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेनिफिट्स दिए जाएं, और अब उसमें कुछ मज़ीद नई तरमीम करने जा रहे हैं हमारे वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिससे इसका जो एक कैनवस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। मगर इसमें क्या क्या ऐसी जो सहूलियात हैं जो कि आम पाकिस्तानी को मिल सकेंगी, इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि हर साल हुकूमत की तरफ से एक बजट मुतय्यन किया जाता है जो मुल्क में तरक्याती मंसूबों के बारे में, किस तरीके से मुल्क का पूरा निज़ाम चलना है, फिर सेहत, तालीम और इस किस्म के जो दीगर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम किस तरह होना, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कि बजट का अहाता करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि साल हर साल चलते हैं, जिनसे बड़ी तादाद में आम पाकिस्तानी न सिर्फ ये कि फ़ायदा उठाते हैं बल्कि गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि उसको वेलफेयरली बुनियादों के ऊपर शुरू किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में हम आम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नहीं जानते।
जानते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि शायद हुकूमत की तरफ से समटाइम्स उसकी इतनी तशहीर नहीं होती या उसके बारे में इतनी अवेयरनेस पैदा नहीं होती। आई थिंक सेहत कार्ड प्रोग्राम भी एक इसी किस्म का प्रोग्राम है। वैसे तो इसको उरूज 2018 में मिला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद मुल्क गिर सतह के ऊपर इसको रोशनास कराने के लिए एफर्ट्स किए। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो कागज़ों में ये प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया और उसका बुनियादी मकसद भी यही था मुस्लिम लीग नून के दौर में कि इसको मुल्क सतह के ऊपर रोशनास भी कराया जाए और आम लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल सके, क्योंकि अभी भी जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 28% के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हर साल महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है इस नंबर में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कल हमारे वज़ीर सेहत वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा फ्यूचर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है ये बिल्कुल रीवैम्प कर देगा इस सेहत कार्ड प्रोग्राम को भी, और अवाम को इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि फ़ायदेमंद था उसको अगर मज़ीद इन्हेंस किया जा रहा है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात हो और एक जनरल अवेयरनेस भी इस बारे में पैदा की जा सके। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशानी साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वज़ीर आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के। कायम खानी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर वैसे तो ये बड़ा सरप्राइज़ था कि जैसे आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड पहले बताया कि 2015 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन मैं शुरू आपसे करूँगी इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो नई हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम होगा इसमें क्या नई चीज़ें आएंगी जो कि आवाम के बेनिफिट के लिए होंगी? जी सना, थैंक यू। जैसा कि मैं अभी आपसे बात हो रही थी और आपके नाजरीन की मालूमात के लिए भी कि इसका 2016 से इस सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इब्तदाई तौर पे ये सिर्फ ख़त गुर्बत से नीचे वाली आबादी के लिए था और उसके बाद 2021-22 से इसने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की एक शक्ल इख्तियार की, जिसके मुताबिक आज पाकिस्तान के 25 में से 20 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो इस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। ठीक है। अभी हुआ ये था कि गुज़श्ता दिनों जो हुकूमतों की तब्दीलियाँ आईं उस दौरान जो वफाकी इलाके थे इस्लामाबाद, आधा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ इसकी सर्विसेज में कुछ तकनीकी बुनियादों पे तातुल का सामना करना पड़ा। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को लीड करते हुए जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को प्रेजेंट किया कि ये वो प्रोग्राम है जिसको हम आगे ले जाके जो हमारा रिवायती हेल्थ सिस्टम है जिसे हम सप्लाई साइड का हेल्थ सिस्टम कहते हैं, जिसमें मैं बहुत आपके नाज़रीन के लिए सादा करके बताता हूँ कि हुकूमत जो क्या करती है कि जैसे अभी बजट का ज़माना है तो हुकूमत हर साल के शुरू में अस्पतालों की जेब में हेल्थ बजट डाल देती है और कहती है कि ये 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं या जो हमारी आबादी, जब इन्हें हेल्थ की ज़रूरत हो तो आप इन्हें हेल्थ की सहूलियात मुहैया करें, मुफ्त मुहैया करें एग्जैक्टली। लेकिन गुज़श्ता सारे सालों में जब बाकी तमाम शोबों में जिस तरह से इन्हतात रूनुमा हुआ है, इसी तरह से तो ये हमारे सेहत के इदारों में और तालीम के इदारों के अंदर भी हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी को बड़ी मुश्किल हुई। जो अफोर्डेबल सेगमेंट था वो तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया, लेकिन जो आम आदमी था उसे काफ़ी तकलीफ हुई। तो हमारी हुकूमत ने और इससे पिछली हुकूमतों ने में 2016 से इस पर गौर व फिक्र किया और ग्रेजुअली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की शक्ल इख्तियार कर गया कि बजाय कि अस्पतालों की जेब में हेल्थ बजट डालने के हेल्थ कार्ड की शक्ल में एक हेल्थ इंश्योरेंस वो जो एक सिस्टम है वो आम आदमी के हाथ में हो, यानी थ्रू हिज NIC, यानी कि अगर उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है और वो उस एरिया से भी बिलोंग करता है जहां पर ये सिस्टम चल रहा है तो वो अपने NIC के थ्रू इस सिस्टम को एक्टिवेट करके इससे फ़ायदा उठा सकता है बजाय इसके कि वो अस्पताल पर डिपेंडेंट हो। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा सर, अगर सिंपलेस्ट वे में बताएं? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, मैं कैसे इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसके एक जो अभी आपसे बात हो रही थी कि इस्लामाबाद, आधा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KP और बलूचिस्तान, ठीक है, इन तमाम इलाकों के मुस्तकिल शहरी इस प्रोग्राम में कवर्ड हैं। वफाकी हुकूमत वफाकी इलाकों के लिए इंतज़ाम चला रही है और सूबाई हुकूमतें अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं अपने सूबाई मुस्तकिल शहरियों का। हर शहरी के लिए आसान तरीका यह है कि 8500 पर अगर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डिशेस SMS किया जाए तो अगले 10 से 15 सेकंड में आपके पास जवाब आ जाएगा कि आप इसके लिए अहल हैं और आपके कितने अहल खाना, बशमूल 24/7 हेल्पलाइन नंबर के और पैनल हॉस्पिटल्स की लिस्ट के लिंक के। तो ये मैं हर शहरी को कहता हूँ कि वो आप ज़रूर इस पर टेस्ट करें। और उसके बाद जो भी करीब तरीन पैनल हॉस्पिटल है, हमारे पास 800 से ज़ायद मुल्क भर में हॉस्पिटल्स हैं। जैसे कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में कोई 42 से ज़्यादा पैनल हॉस्पिटल हैं जहाँ आप जाएँ
और हर हॉस्पिटल में हमारा सेहत कार्ड काउंटर मौजूद है जो हमारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए कायम किया गया है। वहाँ जाके आप कार्ड पेश करें, अगर आपको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत होगी तिब्बी मुआयने के बाद आपको दाखिल कर लिया जाएगा, उसके बाद आपने कोई अखराजात की अदायगी नहीं करनी। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत एक बड़ा रिलीफ होगा आवाम के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अदर दैन सिंध बाकी प्रोविंसेस में है, क्योंकि अदर दैन सिंध बाकी तब पूरे पाकिस्तान में ये राइज है। अच्छा, आपके ख्याल में ये कब शुरू हुआ, किस तरह हुआ, ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो नया सिस्टम है, एक तो हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों का एक टिपिकल कल्चर है, उससे कितना इसको ये डिफरेंस क्रिएट करेगा? मतलब एक बड़ा मसला ये होता है सरकारी अस्पतालों में नंबर नहीं आते, लोग बड़े तकलीफ का सामना करते हैं, तो इससे कितना स्मूथ पैसेज होगा उनके लिए? इसने बिल्कुल सिस्टम को चेंज कर देना है। जैसा कि मैंने गुजारिश की, सेहत कार्ड प्रोग्राम की ख़ास बात जो है वो हेल्थ डेमोक्रेसी है कि इसमें जैसे आप सना मिर्ज़ा हैं तो आपको ये इख्तियार दिया गया है कि इन 800 हॉस्पिटल में, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल हैं और प्राइवेट भी, आप अपनी मर्जी से जिसकी सर्विस से और क्वालिटी से मुतमईन हो आप वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकती हैं। और हुकूमत पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए से जो उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है वो उस आपके इलाज का अखराजात जो हैं वो मुताल्लिका हॉस्पिटल को अदा कर देगी। इसमें ओपीडी शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपने एडमिशन करना है तो आप उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ख्याल में सर ये बताइएगा कि हम जिस किस्म के ममालिक में हैं, हमारा ऑब्वियसली जो बजट होता है, वसाइल भी हमारे पास महदूद होते हैं, लेकिन जिस तरह हमने सुना है कि जो अमीर तरीन ममालिक हैं वहाँ पर भी इस किस्म की फैसिलिटी नहीं होती। अमूमन जो वो सैलरीज़ वहाँ पर आती हैं उसमें से एक सर्टन अमाउंट वो बाकायदा इंश्योरेंस की सूरत में पे करते हैं वहाँ के सिटीजन्स, तब उनको एक सर्टन परसेंटेज तक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हम इतना बड़ा ये जो स्टेप ले रहे हैं, ऑब्वियसली इसको हाईलाइट तो होना चाहिए, लेकिन हम इसको मुमकिन कैसे बना रहे हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब मुझसे हर फोरम पे पूछा जाता है, तो इसमें गुजारिश ये है कि पहले मैं आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए ये बात वाज़ेह कर दूं कि अक्सर सवाल मुझसे सीनियर लोग भी ये करते हैं, कैन वी अफोर्ड दिस लग्जरी? तो मेरा जवाब हमेशा हाँ होता है कि मैं आपकी इतलात के लिए कुछ नंबर्स बातें करना चाहता हूँ कि मौजूदा माली साल में जो अभी ख़त्म हो रहा है 25-26 जो है, पाकिस्तान के 7 वफाकी यूनिट्स का जो मजमूई कौमी हेल्थ बजट है वो 1154 अरब रुपए का है, 1154 बिलियन, जिसमें कि पाक अफवाज, सिविल सर्वेंट्स या ऑटो कॉर्पोरेशन का बजट शामिल नहीं है अभी। ठीक है, ये वो बजट है जो 7 फाइनेंस मिनिस्टर बजट के ज़माने में पोडियम पे खड़े होकर ऐलान करते हैं। और अगर हम इन 20 करोड़ के बजाय पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल कर लें बशमूल सिंध, तो हमारा जो सारा हेल्थ इंश्योरेंस बजट है वो सिर्फ 210 अरब का है। यानी मौजूदा सेहत के बजट में जैसे 18% खर्च करके हम हर पाकिस्तानी शहरी को ये गारंटी कर सकते हैं कि उसे जब सेहत के दाखिले की ज़रूरत पेश आएगी तो हुकूमत पाकिस्तान उसके अखराजात अदा कर देगी। तो असल बात जो है वो रिसोर्सेज की नहीं है, हाउ यू स्पेंड द रिसोर्सेज, अखराजात आप करते किस तरीके से हैं। ये है परफॉर्मेंस बेस्ड हेल्थ फाइनेंसिंग कि हुकूमत उस सूरत में पैसे अदा करेगी जब किसी शहरी का इलाज हुआ होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत ही मेरा ख्याल है ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली शुरुआत तो इसकी 2015 में हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के बारे में शायद अवेयरनेस भी मौजूद नहीं है। अभी इस पॉइंट तक, इस साल तक भी गालिबन कुछ हज़ार लोग हैं जो कि इससे फैसिलिटेशन हासिल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। तकरीबन अगर मैं वफाकी इलाकों की बात करूं तो तकरीबन 1,500 से 2,000 एडमिशन रोज़ाना है, और अगर मुल्क भर की बात करूं तो 18 से 20,000 एडमिशन पर डे हैं। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है। ऑब्वियसली ये मुल्क के एक बड़े हिस्से के लिए ये निज़ाम मौजूद है और उम्मीद भी करते हैं कि सिंध के लिए भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव ले रही है तो शहरियों की सहूलत के लिए, जहाँ महंगाई और मसाइल की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे इक़दामात भी हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और जो कि बड़े एक शाइनिंग स्टार के तौर पर इस गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रोग्रेस कार्ड है, उसमें शामिल है, और यकीनन हमारे शहरियों को इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब, चीफ एडवाइज़र वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।